हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने सीपी और सीआई के बीच में रिलेशन पढ़ा था और उससे भी पहले हमने जूल लॉ पढ़ा था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं जूल थॉम्पसन इफेक्ट में। ओके, इससे पहले कि मैं आपको जूल थॉम्पसन इफेक्ट पढ़ाऊं, वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ जूल लॉ क्या था। जूल लॉ एक बार यही लिख लेते हैं हम, जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ क्या था कि द एनर्जी ऑफ एनी गैस, जूल्स लॉ था द एनर्जी ऑफ एनी गैस is the function of temperature, not function of only temperature. It does not depends upon the volume। ठीक है, तो ये था जूल्स लॉ कि किसी भी गैस के लिए एनर्जी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, वो वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होती है। अब स्टार्ट करते हैं हम जूल थॉम्पसन इफेक्ट। जूल थॉम्पसन इफेक्ट में आपको ये पूरा जूल थॉम्पसन इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है ये दिख रहा होगा आपके डायग्राम यहाँ पे। बेसिकली होता क्या है कि जूल थॉम्पसन इफेक्ट जो है आप एडियाबेटिक कंडीशन में करते हैं। सबसे पहले तो जूल थॉम्पसन इफेक्ट का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये एडियाबेटिक कंडीशन में होता है। एडियाबेटिक कंडीशन में होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 रहेगा। क्या रहेगा? Q इज इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि ये जो बाहर की वॉल है दोनों, इसमें ना तो Q किसी तरह की हीट एंटर कर सकती है, ना ही इससे किसी तरह की हीट जो है एग्जिट कर सकती है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ऊष्मारोधी है, इसमें कोई जो है एडियाबेटिक जो है कंडीशन है यहाँ पे, राइट। तो ये आपका एक मान लो सिलेंडर लिया है, ब्लू कलर का यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो है वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है यहाँ पर। ओके, ये ब्लू कलर का फ्रिक्शनलेस पिस्टन है दोनों। यहाँ जो है ये बीच में जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये है आपका पोरस प्लग। ये चैम्बर 1 है, ये आपका चैम्बर 1 है। नीचे यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ, ये पूरा चैम्बर यहाँ से यहाँ तक चैम्बर 1 है और यहाँ से यहाँ तक आपका चैम्बर 2 है। यहाँ से यहाँ तक आपका चैम्बर 2 है, ये पूरा चैम्बर 2 है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट चैम्बर में आपने कोई गैस ले रखी है यहाँ पर। ठीक है, कोई गैस ले रखी है जिसका प्रेशर कितना है? P1 है। ओके, जिसका प्रेशर है हमारे पास P1। अब क्या होता है, ये जो गैस ले रखी है इसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है। ये जो पिस्टन है यहाँ से इस पिस्टन को अंदर की तरफ धकेला जाता है। फ्रिक्शनलेस है ये पिस्टन बिल्कुल ही। ठीक है, जैसे ही इस पिस्टन को अंदर की तरफ धकेला जाता है तो ये प्रेशर है जो गैस का ये बढ़ने लगता है, और ये जो गैस है यहाँ से इस पोरस प्लग से, ये हमारा पोरस प्लग है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं इस प्लग में, और इन सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा के थ्रू जो है वो गैस जो है वो पास होती है इस चैम्बर से इस चैम्बर में पास होगी। कहाँ से होगी? इस पोरस प्लग से होकर के गुजरेगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर जैसे ही पिस्टन को अंदर धकेलेंगे वैसे वैसे हमारी गैस क्या होगी, यहाँ पे तो कंप्रेस होगी, पर पोरस प्लग से निकलते ही वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। पोरस प्लग से निकलते ही एक्सपेंड, प्रसारित होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये सेकेंड नंबर चैम्बर में आएगी, सेकेंड नंबर चैम्बर में भी एक पिस्टन लगा हुआ है घर्षण रहित। यहाँ से आते ही ये गैस यहाँ पे इस पिस्टन को पीछे की तरफ धकेलेगी। देखो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक धकेला गया, यहाँ पे जो ये डॉटेड रेड पिंक कलर की लाइन से ये बता रहा है पोजीशन को। धकेलने के बाद पिस्टन की पोजीशन यहाँ पे थी।
ठीक है। और पोरस प्लग से गैस निकलने के बाद पिस्टन जो पहले इस पोजीशन में था वो बाद में इस पोजीशन में आ गया, यानी कि इतना पीछे तक वो शिफ्ट हो गया गैस के प्रेशर की वजह से। तो एक्सपेंशन के टाइम में यहाँ पर सेकेंड नंबर चैम्बर में गैस का प्रेशर कितना होगा, ये P2 होगा, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो वॉल्यूम इतना बढ़ेगा V2, जो बड़ा है, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो इतना बड़ा है V2, ठीक है। और यहाँ पे जो पहले वॉल्यूम था वो था V1। ओके, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। पहला तो क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट एडियाबेटिक कंडीशन में किया जाता है, साथ ही साथ कंडीशन आइसोथर्मल भी रखी जाती है। एडियाबेटिक के साथ साथ आइसोथर्मल, पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, और ये जो चैम्बर रहेगा ये जो है वो उसमें Q की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि ये चैम्बर ऊष्मारोधी होगा, न तो हीट आएगी नहीं जाएगी। तो एडियाबेटिक कंडीशन भी है, आइसोथर्मल कंडीशन भी है। उस कंडीशन के बाद चैम्बर 1 में जिसका वॉल्यूम V1 है और P1 है, प्रेशर P1 है, उस गैस का पिस्टन द्वारा जो है उसे पोरस प्लग के अंदर की तरफ धकेला जाता है। तो गैस हमारी पोरस प्लग से होते हुए चैम्बर 2 में प्रसारित होती है, एक्सपेंड होती है। उस समय उसका प्रेशर P2 होगा और वॉल्यूम V2 होगा। यहाँ तक ये शिफ्ट कर जाता है पिस्टन, राइट। और अब जो काम की बात है वो ये है कि इस पूरे एक्सपेंशन के दौरान या फिर इस पूरे एक्सपेंशन की वजह से होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि जब ये पोरस प्लग से जाएगी तो गैस पर हमने कोई बाहरी कार्य तो करवाया नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा यहाँ पर कि हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर भी तो आइसोथर्मल रखा हमने, कंडीशन सारी क्या रखी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दिया और हमने एडियाबेटिक सिस्टम लिया। तो मतलब एनर्जी तो आपको कहीं से भी नहीं मिल रही है कार्य करवाने के लिए। और कार्य करवाने के लिए जरूरी क्या है, अब तक जितनी भी हमने थर्मो के टॉपिक पढ़े हैं, कार्य करने के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। हीट आपको चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे मिले आपको हीट, पर आपको हीट चाहिए वर्क करवाने के लिए, ठीक है। तो वो चाहिए आपको। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, तो फिर काम हुआ कैसे, एक्सपेंशन हुआ कैसे। तो एक्सपेंशन बेसिकली क्या हुआ कि ये जो गैस के अणु थे जो इस पोरस प्लग से होकर निकले और यहाँ आकर फैल गए, तो इनिशियली तो ये गैस के अणु बिल्कुल पास पास थे, क्योंकि यहाँ पे इस पर प्रेशर डाला जा रहा था तो कंप्रेस हुई थी, पर पोरस प्लग से निकलते एक्सपेंड हुई। इसके लिए एनर्जी लगी, किसकी लगी, बाहर से आई भी नहीं गई भी नहीं, तो अणुओं की खुद की एनर्जी लगी। इन अणुओं की जो अपनी एनर्जी थी वो एनर्जी इन अणुओं ने, गैस के अणुओं ने यूज करी, ठीक है, अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज करी। अब जब बात होती है कि खुद की ही एनर्जी यूज करके एक्सपेंड हो रही है, तो सिंपल सा मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर एनर्जी लूज हुई है, काम करने में व्यय हो गई है, कार्य करने में व्यय हुई है, तो फिर टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस का डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो उसका सिंपल मतलब है कि एक्सपेंशन में यहाँ पे हो जाएगी आपकी कूलिंग। एक्सपेंशन में क्या हो जाएगी, कूलिंग। और ज्यादा कूलिंग करवाए तो ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, ये लिक्विफिकेशन भी या लिक्विफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का यूज जो है वो लिक्विफिकेशन, गैस के लिक्विफिकेशन में भी यूज किया जाता है। इस पूरे फिनोमिना का यूज लिक्विफिकेशन, गैस के लिक्विफिकेशन में भी यूज होता है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर यह है कि पोरस प्लग से निकलने पर गैस अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी यूज करके एक्सपेंड हो जाती है, इसलिए गैस की यहाँ पर कूलिंग होती है। गैस की यहाँ पर क्या होती है, कूलिंग होती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये क्या है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। क्या है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। और इसमें होने वाली कूलिंग जो है वो क्या कहलाती है, जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाती है। जो कूलिंग हो गई उसे हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। ओके, तो जो रियल गैसेस होती है नॉर्मली, उनका जूल थॉमसन इफेक्ट जो है, जूल थॉमसन इफेक्ट
जूल थॉमसन इफेक्ट को जूल कोफिशिएंट से, जूल थॉमसन कोफिशिएंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट आगे मैं ख्याल डिस्कस करूंगी इसको। तो रियल गैस के लिए अगर मैं सिंपली कहूँ, फॉर रियल गैस ये होता है पॉजिटिव। फॉर रियल गैस जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। और फॉर आइडियल गैस ये होता है 0। जूल थॉमसन इफेक्ट रियल गैस के लिए तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर कभी कभी नेगेटिव भी होता है, ठीक है। और जूल थॉमसन इफेक्ट आइडियल गैस के लिए क्या होता है, 0 होता है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है। आइडियल गैस के केस में हम क्या मानते हैं, आइडियल गैस के केस में मानते हैं कि इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं। इसके जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं हम पॉइंट चार्ज, या फिर इसे कहे कि पॉइंट मास के होते हैं। गैसेस स्टेट पढ़ी थी उसमें पढ़ा था पॉइंट मास के होते हैं। और साथ ही हमने कहा था कि आइडियल गैस के दो अणुओं के बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करता, किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो कोई जब बल ही नहीं है, अब वो पास पास आए या फिर फैल जाए तो उसमें कोई किसी फोर्स के अगेंस्ट उसे काम ही नहीं करना। जैसे कि रियल गैस में तो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, जब वो एक्सपेंड करेगी तो अपने ही अट्रैक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट उसे काम करना पड़ रहा है, इसलिए एनर्जी लूज हो रही है। पर आइडियल गैस के केस में तो ऐसा होता ही नहीं, कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, तो किसके अगेंस्ट काम करके एनर्जी लूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो आइडियल गैस होती है उसके लिए जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट या फिर जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है वो 0 होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल, यहाँ पे हमें दो चीजें तो पता चल गई। एक तो क्या, एक तो हमने कहा एडियाबैटिक है यानी Q 0 है। दूसरा हमने कहा आइसोथर्मल है यानी कि ये T कांस्टेंट है। आइसोथर्मल है यानी कि T कांस्टेंट है, ठीक है, T कांस्टेंट है यहाँ पे। अब दूसरी टर्म्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि इनिशियली जो वर्क हुआ होगा इनिशियल स्टेज पे, ये है P1 V1, चैम्बर नंबर 1 में वर्क जो हुआ होगा, ठीक है, वो क्या होगा P1 V1। और चैम्बर नंबर 2 में जो वर्क हुआ होगा वो क्या हुआ होगा P2 V2, वो क्या हुआ होगा P2 V2, ठीक है। तो यहाँ पर कहे हम कि पिस्टन को धकेलने में हुआ वर्क किसके बराबर होगा P1 V1, ठीक है। और गैस के एक्सपेंशन में हुआ वर्क वो किसके बराबर होगा, वो होगा P2 V2 के बराबर। क्लियर है इतना, ठीक है। तो नेट वर्क कितना होगा, नेट वर्क होगा यहाँ पर, नेट वर्क होगा P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। फिर आता है हमारा फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। देखो कितनी जगह काम आता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है यानी कि वर्क बाय द सिस्टम हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा साइन, ठीक है, ओके। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं E2 माइनस E1, और ये Q माइनस हमारे पास Q तो हमारे पास क्या था, इसके लिए 0 था, और W की वैल्यू क्या थी, W की वैल्यू थी यहाँ पे P2 V2 माइनस, ये नेटवर्क हो गया हमारा यहाँ पे P2 V2 माइनस P1 V1, और Q 0 है, हमने एडियाबैटिक जो है वो कंडीशन ली है तो ये 0, ओके। ये P2 V2 माइनस P1 V1,
राइट। अब जो है आप क्या करेंगे, यहाँ से ये माइनस P2V2 को ले आएंगे बराबर के इधर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस P2V2, और ये माइनस E1 को ले जाएंगे बराबर के उधर, तो ये क्या हो जाएगा E1, और ये माइनस और माइनस हो गया हमारा प्लस P1V1। अब आपको याद आ रहा हो तो एक इक्वेशन थी, जैसा कि हमें पता है H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV, E प्लस PV हमने पढ़ा है, तो ये वही तो है, ये सेकेंड चैम्बर के लिए या फर्स्ट चैम्बर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं H2, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं H1, तो हम लिखेंगे H2 इज इक्वल टू H1, ओके। और जब H1 जो है बराबर के इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है, ओके। तो अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से इतना पता चला कि जब आप पोरस प्लग से किसी गैस को पास करवाते हैं तो उसमें आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, और इस आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो है एंथैल्पी की वैल्यू 0 आती है, एंथैल्पी में चेंज जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पोरस प्लग से, यहाँ पे हम लिखेंगे पोरस प्लग में से या फिर अति सूक्ष्म छिद्रों में से, ठीक है, में से किसी गैस का आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, किसी गैस का आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होने पर एंथैल्पी चेंज 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर है, ओके। तो ये था पूरा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, और उसमें जो जो टर्म्स आती है आपकी उन सबका एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं हम यहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ठीक है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं म्यू जेटी से। म्यू जेटी आपका कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ठीक है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है कि कांस्टेंट एंथैल्पी पर या फिर कहे टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज के साथ साथ टेम्परेचर में भी चेंज होता है जब एंथैल्पी स्थिर रखी जाए। समझ गए क्या? प्रेशर में चेंज के साथ टेम्परेचर में भी चेंज होता है जब एंथैल्पी कांस्टेंट रखी जाए, तो यही क्या कहलाता है, आपका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कहलाता है, ओके। अगर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट यानी कि म्यू जेटी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो वहां पर क्या होगा, कूलिंग होगी, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है। म्यू जेटी की वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव आए तो वहां पे होगी कूलिंग, ओके। अगर म्यू जेटी की वैल्यू नेगेटिव आए तो वहां पे हो जाएगी वार्मिंग, गर्म हो जाएगा, ठीक है। वहां क्या हो जाएगी, वार्मिंग हो जाएगी, यानी कि दाब बढ़ाने पर ताप घटेगा। सिंपल सा क्या मतलब है, दाब बढ़ाने पर ताप घटेगा, तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर नीचे वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर में तभी तो नेगेटिव या बहुत कम पॉसिबल है ना। और फर्स्ट में पॉजिटिव आने का क्या है कि दाब जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे ताप भी घटेगा, तभी तो कूलिंग होगी, ठीक है। और लास्ट में हम कहते हैं कि म्यू जेटी यानी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए
तो यहाँ पर न तो कूलिंग होगी, न तो यहाँ पर कूलिंग होगी और न ही यहाँ पर वार्मिंग का केस होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई कूलिंग नहीं होगी, कोई वार्मिंग नहीं होगी। और ऐसा टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाएगा, वो इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाएगा। और इस पूरे फिनोमेना एक्सपेरिमेंट को हम किस लिए यूज करते हैं, हम गैसेस के लिक्विफिकेशन में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन वगैरह के बारे में भी देखेंगे। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में W, Q, DE और डेल H की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो अच्छे से इसे पढ़ना। चलो।